Strain energy is the external work done by the load P, and the entire work gets stored in the form of internal energy. जो एक्सटर्नल वर्क डन मतलब वर्क करा जाएगा लोड के द्वारा, वही इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एक बॉडी में, उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी बोल देंगे। और इसको हम सिंपली बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेबल बॉडी। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी में सबसे पहले आ जाएगा टफनेस, फिर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, फिर रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। सबसे पहले टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ये डेवलप होंगे ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड की वजह से डेवलप होंगे। इम्पैक्ट लोड के बारे में हमने देख लिया, ये लोड अप्लाइड विद सर्टेन एनर्जी। ठीक है, ये इम्पैक्ट लोड की वजह से डेवलप होंगे जस्ट बिफोर फेलियर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड जस्ट बिफोर फेलियर को हम टफनेस या मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलरली टफनेस की बात करें, द स्ट्रेन एनर्जी फॉर द एंटायर वॉल्यूम। टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस में क्या डिफरेंस होगा? स्ट्रेन एनर्जी फॉर एंटायर वॉल्यूम हो जाएगा टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, या फिर उसको हम टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम जो है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, और टफनेस को डिटरमाइन अगर हमें करना हो तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग एरिया अंडर लोड एंड डिफ्लेक्शन कर्व। लोड और डिफ्लेक्शन कर्व हम जब बनाएंगे उसी का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है यहाँ पे P कोई लोड है। ठीक है, लोड लगाने से क्या डिफ्लेक्शन आ रही है या इसमें बॉडी में डिफ्लेक्शन का कर्व क्या बन रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है इसी का एरिया, हमें इस कर्व का एरिया हम जब फाइंड आउट करेंगे तो इसी के एरिया से हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें टफनेस। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा डिटरमाइंड बाय एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये था लोड एंड डिफ्लेक्शन कर्व से हमें टफनेस मिल रहा था, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व से। ये अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं तो उससे हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। इसी तरीके से कोई ग्राफ जो होगा, जैसे इसका कर्व होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो भी होगा, उसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमें पता चल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हो जाएगा वो। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस जो है ये स्टैटिक लोड की वजह से होती है। इससे पहले इम्पैक्ट लोड की वजह से टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हो रहे थे। ठीक है, अब जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस पर्टिकुलरली क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो होगी वहां तक जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी बॉडी में, उसी को हम रेजिलियंस बोल देंगे। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट फॉर एंटायर वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं रेजिलियंस। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू, और यहाँ पे क्या था? विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब ये जो है इलास्टिक लिमिट से पहले पहले तक की जो होगी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे। और ये जो है प्रूफ रेजिलियंस होगी उस पॉइंट तक। देखो जैसे ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये है लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, अब जो यहाँ पे सपोज हमारा इलास्टिक लिमिट आती है, ठीक है, इससे पहले मतलब इस पॉइंट से पहले जो होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, इससे पहले पहले जो होगा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, इससे पहले कोई पॉइंट दिया गया होगा कि इस पॉइंट पे हमें निकालनी है रेजिलियंस, तो हम एरिया उस पॉइंट से पहले का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हमें रेजिलियंस मिल जाएगी। और इसमें प्रूफ रेजिलियंस में क्या करेंगे? हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व इसी तरीके से बनाएंगे। एग्जैक्ट हम जो है इलास्टिक जो लिमिट होगी, एग्जैक्ट हमारी इलास्टिक लिमिट सपोज ये है, तो इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट इस पॉइंट से जो ये है ना थोड़ा सा भी आगे ना पीछे। ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जो होगा इससे पहले का पूरा एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें वो मिल जाएगी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, और उसी को हम प्रूफ रेजिलियंस बोल देंगे। ठीक है, ये होगा अप टू इलास्टिक लिमिट फॉर एंटायर वॉल्यूम, ये पूरे वॉल्यूम के लिए है। विद इन इलास्टिक लिमिट
फॉर एंटायर वॉल्यूम रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पूरे एंटायर वॉल्यूम के लिए है। और कैपेसिटी टू बियर शॉक, हम प्रूफ रेजिलियंस को बोल सकते हैं कैपेसिटी टू बियर शॉक। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है एक बॉडी की, एक मटेरियल की, कि वो शॉक को बियर कर सके। ठीक है, अब इसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। आपको याद रखना है जब भी मॉड्यूलस वर्ड किसी के साथ आएगा ना, वो हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मॉड्यूलस आ जाएगा जब इसके साथ वर्ड, टफनेस के साथ आएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस के साथ आएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम। अब रेजिलियंस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, ये है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर यूनिट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर यूनिट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा तरीका इसका हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एक मटेरियल का प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसी प्रूफ रेजिलियंस को हम लिखेंगे प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, अब ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम जो स्ट्रेन एनर्जी है उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। रेजिलियंस जो होगा, रेजिलियंस रेजिलियंस ठीक है, रेजिलियंस कैसे निकालेंगे हम, रेजिलियंस हो जाएगा हमारे पास, इसको हम U से डिनोट करेंगे। ये होता है हाफ टाइम्स लोड इनटू डिफ्लेक्शन। लोड डिफ्लेक्शन कर्व से आता है, तो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में जब होगा, ठीक है, लोड और डिफ्लेक्शन कर्व से, तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स, एरिया निकालना होता है ना, हाफ टाइम्स लोड, लोड जो है वो P होगा इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम रेजिलियंस निकाल सकेंगे इस फॉर्मूला से, क्योंकि रेजिलियंस हमें लोड डिफ्लेक्शन कर्व से मिलता है। ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व से ही मिलता है, तो हमें ये इलास्टिक लिमिट तक चाहिए होता है ना। तो यहाँ से अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा, तो एरिया हमें हाफ टाइम्स लोड इनटू डिफ्लेक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, आगे चाहे जितना भी कर्व हो, जैसा भी हो, बट यहाँ तक जो है हमें एरिया निकालना होता है रेजिलियंस के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इससे पहले पहले तक निकालना होता है, या फिर जो प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा वो इसी पॉइंट पे निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो रेजिलियंस है इसका ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। लोड को हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हाफ टाइम्स स्ट्रेस स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया हम लिख सकते हैं इसको, लोड को। और इसके साथ फिर से आ जाएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो है, अब डिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डिफ्लेक्शन जो होगा ये चेंज इन लेंथ ही तो होगा, तो इसी को हम डिफ्लेक्शन को अब लिख सकते हैं हाफ टाइम्स स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन इनटू एल, लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ होगी, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन टाइम्स लेंथ इनटू हमारे पास एरिया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ टाइम्स स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये हमारे पास आ जाएगा रेजिलियंस का फॉर्मूला। और अगर इसको हम और थोड़ा चेंज करना चाहें तो ये आ सकता है हमारे पास, जो हमारे पास स्ट्रेन है, तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसी हिसाब से ये आ जाता है, जब हम लिमिट हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो ये आ जाता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो है हम स्ट्रेन को लिखना चाहे यहाँ से, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस पर यूनिट यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हम इसी फॉर्मूला में ये ऐड करें तो ये आ जाएगा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर v अपॉन 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी रेजिलियंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देती हूँ सारे फॉर्मूलाज, क्या क्या फॉर्मूला बन गए। रेजिलियंस के फॉर्मूलाज हैं ये, एक तो हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन का आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास आया था, ये आया था हमारे पास ये हाफ टाइम्स स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस का स्क्वायर
टाइम्स वॉल्यूम पर यूनिट 2 टाइम्स हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये सारी चीजें, अगर हमें स्ट्रेन नहीं दिया होगा तो हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज कर लेंगे। अगर ये दोनों नहीं दिए होंगे तो लोड और डिफ्लेक्शन के फॉर्म में चीजें दी होंगी तो हम लोड और डिफ्लेक्शन के फॉर्म में चीजें ले लेंगे। ठीक है, तो हमें हमारा मेन मोटिव होगा स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से फॉर्मूलाज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये पोर्शन मिटा देती हूँ और हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। और उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता था। मैंने बताया था मॉड्यूलस जो आएगा, मॉड्यूलस वर्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इन्हीं फॉर्मूलाज को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, और रेजिलियंस को मैं एक और बात बता देती हूँ कि रेजिलियंस को हम बोल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, रेजिलियंस को, रेजिलियंस जो है इसको हम स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको स्ट्रेन एनर्जी सिंपली बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रेन एनर्जी दिखाई देता है, ठीक है, तो भी हमें रेजिलियंस निकालना है। अगर सिर्फ मॉड्यूलस वर्ड अगर आप देखते हो, मॉड्यूलस वर्ड देखते हो तो मतलब कि हमें वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी, हम जो फॉर्मूला है, नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी के ये फॉर्मूलाज है, इनसे हमें सिंपली वॉल्यूम डिवाइड कर देनी है। अब हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस जो है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस है ये। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस के अगर हम इसी में से फॉर्मूलाज निकालें तो ये हो जाएगा सिंपली लोड इनटू डिफ्लेक्शन अपॉन 2 टाइम्स वॉल्यूम। यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन अपॉन 2। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये आ जाएंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें अब, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 मीटर लॉन्ग एक्सिली लोडेड माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 8 mm डायमीटर। ठीक है, एक्सिली लोडेड है और 8 mm डायमीटर है। एग्जिबिट द लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर एज शोन इन द फिगर। इस यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर इसका है दिया हुआ। ठीक है, एज्यूम करनी है ये यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एज 250 मेगापास्कल। ये आ जाएगी इसकी सिग्मा स्ट्रेस। ठीक है, हमें दी हुई है। द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी स्टोर्ड इन द बार अप टू इट्स लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर, अप टू इट्स लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर। मैंने बोला था जब भी अप टू इट्स लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर मतलब रेजिलियंस, और अप टू आ जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। हमें प्रूफ रेजिलियंस निकालनी है, मतलब कि ये जो है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट आएगी कहीं पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगी इलास्टिक लिमिट। तो हमें इस पॉइंट के लिए इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है। अब ये जो है ये 2 और 3 के बीच में है, एग्जैक्ट सेंटर में, तो यहाँ पे आ जाएगी डिफ्लेक्शन जो आ जाएगी वो 2.5 mm आ जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन आ रही है। और हमारे पास स्ट्रेस हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस निकालनी है। वही हमारी जो है रेजिलियंस जो है निकालनी है हमें, रेजिलियंस। ठीक है, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स लोड इनटू डिफ्लेक्शन। हम कर सकते थे अगर हमारे पास लोड होता, हमारे पास लोड नहीं है, हमें स्ट्रेस दी हुई है डायरेक्टली, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास हाफ टाइम्स स्ट्रेस दी हुई है 250, और स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, डिफ्लेक्शन आ जाएगी 2.5, ये mm में है, और लेंथ जो है, लेंथ को भी हम अगर mm में लिख देंगे तो दोनों की यूनिट कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर की लॉन्ग जो है एक्सिली लोडेड जो माइल्ड स्टील रॉड है। अब ये 2 मीटर है तो इसको हम mm में लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी 2000 mm, है ना। और यहाँ पे अब वॉल्यूम बच गई, वॉल्यूम कैसे आ जाएगी, पहले तो हमें लेंथ भी पता है और डाया भी पता है, तो हम एरिया लिख देंगे, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ना, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगी हमारी वॉल्यूम। तो π/4 टाइम्स डाया कितना है 8 mm है, तो ये आ जाएगा 0.08 mm है, तो 008। ठीक है, ये mm में है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो लेंथ है वो है 2 मीटर।
अब इसको मैं यहाँ पे मीटर में ही लिख रही हूँ ताकि हमारी जो यूनिट है, यूनिट क्योंकि ये वाली कैंसिल हो जानी थी इसलिए मैंने mm में लिख दिया था। अब इसकी वैल्यू काफी छोटी सी आ रही है, 0.00000157। ठीक है, अब ये हमने मीटर में रखी है यूनिट्स, बट आंसर हमें न्यूटन mm में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये दोनों है ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना, ये mm में है, ये जो है यहाँ पे mm में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻³ से, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ भी हमें 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मतलब हमें टोटल 10⁻6 और 10⁻³ से मतलब 10⁻9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा न्यूटन mm में आंसर। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9 से तो ये आ जाएगा 15700 न्यूटन mm। ये हमारी आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड।